नाज़रीन ग्रामी, आज आप लोगों के लिए सीक्रेट सर्विस मिशन का किस्त नंबर 11 तैयार है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। जिस्म में दौड़ने वाली तेज दर्द की लहर ने ब्लैक ज़ीरो के जहन पर मौजूद तारीख का पर्दा एक लख्त हटा दिया और इसकी आंखें एक झटके से खुल गई। पहले चंद लम्हे तो उसे सिवाय धुंधले धुंधले सायों के और कुछ नजर न आया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका शऊर जागता गया और इसने देखा कि वो एक बड़े से कमरे में एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसके जिस्म को नायलॉन की बारीक रस्सी से इस तरह कस दिया गया था कि वो जरा सी हरकत करने के काबिल भी नहीं था। सामने 3 गैर मुल्की खड़े थे। इनमें से एक के सर के बाल बर्फ की तरफ सफेद थे और इसने आंखों पर एंग पहनी रखी थी, और जबकि इसके साथ एक लंबोतरे चेहरे वाला गैर मुल्की था और इससे पीछे वो गैर मुल्की खड़ा था जिसने दानिश मंजिल में वो पुरस्कार मशीन टेस्ट की थी, जिस मशीन ने सारा हिफाजती निज़ाम बेकार कर दिया था। और इसकी साइड में 2 मशीन गन बरादर खड़े थे और अब उसे सारी सूरत सारी बातें पूरी तरह याद आ गई और वो समझ गया कि उसे दानिश मंजिल से अगवा किया गया, क्योंकि बहरहाल ये कमरा दानिश मंजिल का हिस्सा न था। तुम्हें होश आ गया मिस्टर X2, लंबोतरे चेहरे वाले गैर मुल्की ने बड़े तंजिया अंदाज में कहा। X2, और तुम मुझे X2 समझ रहे हो? बहुत खूब, ब्लैक ज़ीरो ने फौरन तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। इसके चेहरे पर भी ऐसे तासरात उभर आए थे जैसे उस गैर मुल्की की बचकाना बात पर हंसी आ रही। अब इनकार करने का कोई फायदा नहीं मिस्टर X2, चीफ ऑफ सीक्रेट सर्विस। हमने तुम्हें सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से अगवा किया और तुम अकेले वहाँ मौजूद थे, और हमारी इत्तला के मुताबिक हेडक्वार्टर में X2 ही रहता है, गैर मुल्की ने भी तंजिया अंदाज में कहा। और इस बार ब्लैक ज़ीरो हंस पड़ा। तुम वाकई किसी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हो मिस्टर। नहीं, वो इमारत पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर है और न मैं X2। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि इमारत पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक अहम सेंटर है। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। प्रोफेसर, क्या ख्याल है? गैर मुल्की इस बार ब्लैक ज़ीरो को कोई जवाब देने की बजाय सफ़ेद बालों वाले गैर मुल्की से मुखातिब हो गया। ठीक है, आम सा आदमी है, प्रोफेसर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। आम सा आदमी क्या मतलब? पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का चीफ आम सा आदमी कैसे हो सकता है? गैर मुल्की ने चुप हो गया। इसकी गुफ्तगू सुन इसका देखा, इसके बोलने का अंदाज, इसके चेहरे का तस्वीर बता रहे हैं कि जैसा कि तुमने कहा था। अलबत्ता हो सकते है कि बाज़ लोगों को अपने इंतहाई दर्जे पर महसूस होता है और वो जिस शख्सियत चाहते हैं महल के मुताबिक ने जवाब दिया। बहरहाल आप उसे हल या तस्दीक करें। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक इसको सीक्रेट सर्विस का चीफ होना चाहिए, गैर मुल्की ने होन काटते हुए कहा। मैं चेक कर लेता हूँ, अभी सब कुछ सामने हो जाएगा, प्रोफेसर ने कहा। और उसने कोट के अंदरूनी जेब से चिपटा छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे खोलकर इसमें से एक सिरिंज निकाली जिसकी सुई पर कैप चढ़ी हुई थी और सिरिंज में बेरंग सा मादा भरा हुआ था। सिरिंज को देखते ही ब्लैक ज़ीरो ज़हनी तौर पर चौंक पड़ा और अब उसे प्रोफेसर और गैर मुल्की के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू का मतलब समझ में आ गया। ये प्रोफेसर हिप्नोटाइज्म का माहिर था, क्योंकि सिरिंज मखसूस साख्त से पता लग गया था कि RT11 सिरिंज है। इसी सुर्ख में RT11 नन मखसूस ख्याल बना होता है कि इंसान की कुदरत क़ुव्वत मुदाफ़ियात और खुद इत्मादी को क़ुव्वती तौर पर तोड़ देता है। इसी तरह सख्त से सख्त इंसान भी आसानी से ट्रांस में आ जाता है। प्रोफेसर ने बॉक्स वापस जेब में डाला और सिरिंज की सुई की कैप हटाई और फिर आगे बढ़कर इसने सुई ब्लैक ज़ीरो के बाजू में इंजेक्ट कर दी। सिरिंज में भरा हुआ मादा जैसे ब्लैक ज़ीरो के जिस्म में इंजेक्ट हुआ। ब्लैक ज़ीरो को यूँ महसूस हुआ जैसे इसके खून की रफ्तार यकलख इंतहाई तेज हो गई हो। और इसी लम्हे ब्लैक ज़ीरो को याद आ गया कि सर सुल्तान ने अभी उन्हें फोन पर यही बताया था कि किसी सफ़ेद बाले वाले गैर मुल्की ने उन्हें हिप्नोटाइज किया था। ब्लैक ज़ीरो ने फौरन अपने ज़हन को ब्लैंक करने पर पूरी तवज्जो सर्व करनी शुरू कर दी, क्योंकि RT11 ने वाकई इसके जिस्म में दौड़ने वाले खून के तवाज़ुन में शदीद गड़बड़ करके इसकी क़ुव्वती मुदाफ़ियात और खुद एतमादी तोड़ने का काम शुरू कर दिया था।
और ब्लैक जीरो अच्छी तरह जानता था कि चंद लम्हे मजीद गुजर गए तो फिर उससे ज़हन पर कोई कंट्रोल हासिल न होगा और इसके बाद ज़ाहिर एक्सट्रो और दानिश मंजर सब कुछ मुजरिम के सामने ज़ाहिर हो जाएगा। ब्लैक जीरो की सरतोड़ कोशिशों के बाद अचानक इसका ज़हन इसके कंट्रोल में आ गया और उसने ज़हन को मुकम्मल तौर पर ब्लैंक कर लिया। इस लम्हे प्रोफेसर ने एक झटके से आंखों पर मौजूद आंख उतार लिया और इसकी सुर्ख आंखों पर जैसे ही ब्लैक जीरो की नजरें टकराई, ब्लैक जीरो के ज़हन को एक जोरदार झटका लगा और इसके ज़हन पर कंट्रोल ख़त्म होने लगा। लेकिन फिर इसने बेपनाह जोर लगाकर इसे दोबारा कंट्रोल में लिया कर लिया। इमरान ने उसे बड़े तवील अरसे तक इसकी ट्रेनिंग दी थी। यही वजह थी कि आरटी और प्रोफेसर की नज़रों में मौजूद बेपनाह ताकत के बावजूद ब्लैक जीरो कंट्रोल में रखने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब इसकी पलकें झपकी हुई थी और वो मुसलसल प्रोफेसर की आंखों में देख रहा था। पहला झपटा देखते ही उसे प्रोफेसर की आंखें तेजी से फैलती हुई महसूस हुई थी, लेकिन जल्द ही वो दोबारा नॉर्मल हो गई थी। क्या नाम है तुम्हारा? अचानक प्रोफेसर की तेज और ब्लैक जीरो के कानों से टकराए और उसे अपने ज़हन में हल्का सा ताउश महसूस हुआ, जैसे इसकी ज़हन पर छुपाए हुए पर्दे को जबरन खींच रहा हो। मेरा नाम टाइगर है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। इसका ज़हन पर कंट्रोल वैसे ही मौजूद था। क्या तुम सीक्रेट सर्विस से मुतल्लिक़ हो? प्रोफेसर ने सर से किया। हाँ, ब्लैक जीरो ने जानबूझ कर जवाब दिया। सीक्रेट सर्विस में तुम्हारा क्या अहदा है? प्रोफेसर ने पूछा। इंचार्ज सेंटर 3, ब्लैक जीरो ने दानिस्ता प्रोफेसर को चक्कर देते हुए कहा। जहाँ से तुम्हें अगवा किया है, क्या ये सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर है? प्रोफेसर ने सवाल किया। नहीं, ये सेंटर 3 है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। पटीशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ कौन है? प्रोफेसर ने पूछा। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। वो कौन है? तफसील बताओ। प्रोफेसर ने इंतहाई तहकुमाना लहजे में कहा। किसी को नहीं मालूम कि वो कौन है। इसके बारे में तफसीली कोई नहीं जानता, सिर्फ इसकी आवाज़ ही हर शख्स सुनते और बस, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन RT-11 की मौजूदगी और प्रोफेसर की नज़रों की बेपनाह ताकत का दिफा करते हुए ब्लैक जीरो के जिस्म पूरी तरह पसीने में भीग चुका था और इसकी ज़हनी हालत ऐसे हो रही थी जैसे किसी आतिशफशान के अंदर लावा भड़क हो रहा हो। लेकिन वो अपनी पूरी कुव्वत से ज़हन को कंट्रोल में किए हुए था, क्योंकि इस वक्त न सिर्फ सीक्रेट सर्विस बल्कि एक लिहाज से पूरे मुल्क की सलामती दाव पर लगी हुई थी। सर सुल्तान को जानते हो? अचानक प्रोफेसर ने पूछा। वो सेक्रेटरी वजारत खारिजा है, ब्लैक जीरो ने जवाब दिया। वो जानते हैं कि सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रोफेसर ने पूछा। उन्हें सिर्फ इतना मालूम है कि सेंटर 3 ही सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर। उन्हें शोरों से यही बताया गया है, ब्लैक जीरो ने जवाब देते हुए कहा। तुम बताओ उसके सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रोफेसर ने चीखते हुए पूछा। मुझे नहीं मालूम, सिर्फ एक्सट्रू को ही मालूम है और कोई नहीं जानता, ब्लैक जीरो ने अपने ज़हन के कंट्रोल पर पूरी कुव्वत सर्व करते हुए कहा। इसका फोन नंबर क्या है? प्रोफेसर ने पूछा। 303033। लेकिन इस पर एक्सट्रू सिर्फ वही कॉल रिसीव करता है जैसे वो चेक कर लेता है। अगर कोई गलत कॉल आए तो वो कोई जवाब नहीं देता। ब्लैक जीरो ने जवाब दिया, क्योंकि जाहिर है इसने एक फर्जी नंबर बताया था और उसे मालूम था कि ये लोग उसे चेक करेंगे। चलने में वो टेंशन कर रहा, फिर उसने जल्दी से हाथ में पकड़ी आंखों पर लगाया। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से तकरीबन मस्त हो गया था। प्रोफेसर के आंख कहीं तो ब्लैक जीरो के जेब पर मौजूद एकदम हट गया और उसने कुछ मीना लिखा। सुनो ब्राउन, ये शख्स हैरतअंगेज सलाहियतों का मालिक है। उसने अपना ज़हन मुकम्मल तौर पर ब्लैंक करके कंट्रोल किया हुआ है, इसलिए यकीनन इसने मेरे तमाम सवालों का जवाब गलत बताया है। पहले तो मुझे शक नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी जवाब ने सारा बांडा फोड़ दिया है। इसने फ़ोन नंबर बताने के साथ जो वजाहत की वो बता रही है कि उसे अपने ज़हन पर कंट्रोल है। उन्हें हिप्नोटाइज्म की ट्रांस में आया हुआ शख्स सिर्फ सवाल का जवाब देते हैं, इसकी वजाहत के चक्कर में नहीं पड़ता। आज से पहले मैं सिर्फ एक आदमी को जानता जो ज़हन को ब्लैक करके अपने कंट्रोल में रखने का माहिर है, और वो है अली इमरान। आज ये दूसरा शख्स मिला है। प्रोफेसर ने गैर मल्की से मुखातिब होकर कहा। ओह, इसका मतलब है कि यही एक्सट्रो है और वही इमारत ही सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर है, ब्राउन ने बुरी तरह उछलते हुए कहा।
बिल्कुल ऐसा ही होगा, प्रोफेसर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। तो क्या आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते? ब्राउन ने कहा। नहीं, ये शख्स हिप्नोटाइज्म के ट्रांस में नहीं आ सकता। इससे मालूमात के लिए तुम्हें दूसरा तरीका इस्तेमाल करना होगा, प्रोफेसर ने साफ जवाब देते हुए कहा। और ब्लैक ज़ीरो ने बेइख्तियार होंठ बेंच लिए। इससे वाकई हमाकत हो गई थी कि इसने पूर्ण नंबर बताकर साथ वजाहत भी कर दी। उसे कतअन ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्या हो सकता था? बहरहाल तीर कमान से निकल चुका था। ओके प्रोफेसर, थैंक यू। अब ये हमारा काम है कि हम इसे किस तरह बोलने पर मजबूर कर देते हैं। ब्राउन ने सर हिलाते हुए कहा। अब मुझे इजाज़त है? प्रोफेसर ने पूछा। हाँ, आप जा सकते हैं, ब्राउन ने कहा। और प्रोफेसर सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। प्रोफेसर के जाने के बाद ब्राउन कदम बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा और फिर ब्लैक ज़ीरो के सामने रुक गया। तो तुम हो वो पुरस्कार आदमी एक्सट्रूड जिससे पूरी दुनिया डरती है? ब्राउन के लहजे में बेपनाह हकारत थी। तुम्हें गलतफहमी, ब्लैक ज़ीरो ने मुतमईन लहजे में जवाब देना शुरू किया था कि एक लख्त ब्राउन का बाजू लहराया और ब्लैक ज़ीरो के चेहरे पर खौफनाक थप्पड़ पड़ा और वो अपना फिक्रा पूरा न कर सका। कमरा थप्पड़ की जोरदार आवाज से गूंज उठा और ब्लैक ज़ीरो को अपने मुंह में खून का जायका महसूस होने लगा था। लेकिन इस कदर जोरदार थप्पड़ लगने के बावजूद इसके मुंह से गलती सी सिसकारी नहीं। तुम्हें इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी, ब्राउन, ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई तुल्ख लहजे में जवाब देते हुए कहा। मारकर खारदार तार वाला कुआड़ ले आओ, मैं देखता हूँ कि इसकी क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी देर कायम रहती है। ब्राउन ने चीख कर पीछे खड़े हुए गैर मल्की से कहा और वो गैर मल्की सर हिलाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा अलग कर दूंगा, ब्राउन ने बुरी तरह पर पैर पटकते हुए कहा। तुम्हें गलतफहमी है, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देने ही लगा था कि ब्राउन ने दूसरा चल दिया। इस बार भी थप्पड़ खासा जोरदार पड़ा था और ब्लैक ज़ीरो के जिस्म में गुस्से और नफरत का अलाव सा भड़क उठा था। इसने सख्ती से होंठ बेंच लिया और इसके जिस्म गुस्से की शिद्दत से खुद ब खुद अकड़ता गया और इसी लम्हे इसके जहन में बिजली के कोंदे की तरह एक ख्याल आया और इसने एक लख्त पूरा जोर लगाकर अपने जिस्म को और ज्यादा अकड़ कर पीछे की तरफ किया और फिर सांस ढीला छोड़कर इसने अपना जिस्म एक लख्त आगे की तरफ झुका दिया। इसका अंदाजा ऐसा था जैसे वो बेपनाह तकलीफ की वजह से ऐसा कर रहा है। अभी से तुम्हारी यही हालत है, सिर्फ दो थप्पड़ खाकर ही जी बोल गए हो, ब्राउन ने बड़े तंजिया लहजे में कहा। सुनो, मैं दिल का मरीज हूँ और मैं, ब्लैक ज़ीरो ने घबराते हुए लहजे में कहा। और इसके साथ ही वो एक जोरदार झटके से पीछे को फिर इससे भी ज्यादा जोरदार झटके से आगे बढ़ चुका। लीजिए आवाज कोड़ा, इस लम्हे मार कर की आवाज सुनाई दी। हाँ दिखाओ, ब्राउन ने पीछे मोड़ कर कहा और मार कर के हाथ से इंतहाई खौफनाक कोड़ा ले लिया। इस कूड़े पर खारदार तार लिपटी हुई थी। हाँ अब बोलो, कौन हो तुम? ब्राउन ने कूड़े को पिज़्ज़ा में पटखाते हुए घर्रा कर कहा। सुनो, मैं दिल का मरीज हूँ, अगर तुम मुझसे जान से मारना चाहते हो तो बेशक मार दो, लेकिन मुझे अजियत मत दो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा और एक बार फिर एक झटके से पीछे हटा। तो फिर मर जाओ, ब्राउन ने बड़े संगदिलाना लहजे में कहा और पूरी कुव्वत से कोड़ा ब्लैक ज़ीरो के जिस्म पर मारा और ब्लैक ज़ीरो को यूं महसूस हुआ जैसे कोड़े के ज़र्ब ने इसके जिस्म में अंगारे से इसके हल्क से तकलीफ की बेपनाह शिद्दत की बिना पर चीख निकल गई। ब्राउन ने कोड़ा मारकर इसके झटके से वापस खींचा और खारदार तार ने ब्लैक ज़ीरो के कंधे का काफी सारा गोश्त भी साथ ही खींच लिया। लेकिन ब्लैक ज़ीरो ने साथ ही चटक करके आवाज़ें भी सुनी थी जो इसकी चीख में गुम हो गई थी। बता हुआ न, ब्राउन ने गुस्से से पटकते हुए चीखते हुए कहा और इसके साथ ही इसने कूड़े की दूसरी ज़रब लगाई। ये ज़रब पहले से मुखालिफ कंधे पर लगाई गई और इस बार भी ब्लैक ज़ीरो ने खौफनाक अंदाज में चीख मारकर चटक की आवाज़ों को इनमें गुम किया था। लेकिन इसकी हालत वाकई बेहद ख़राब हो रही थी। कूड़े को दो ज़रबे ही ने इसकी हकीकत में बेपनाह तकलीफ पहुंचाई थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे किसी भी लम्हे न सिर्फ इसके हवास का साथ छोड़ देंगे बल्कि शायद इसकी रूह भी जिस्म से निकल जाए। लेकिन उसे मालूम था कि इसने अपने आप पर इस वक्त काबू न पाया तो फिर वो कभी ऐसा मौका न पा सकेगा
क्योंकि इसने जिस्म को आगे पीछे जोरदार झटके देकर नायलॉन की बारीक रस्सियों को काफी हद तक ढीला कर दिया था। यही वजह थी कि कूड़े के वापस खींचते हुए कूड़े पर लिपटे हुए लोहे का कांटों ने इन ढीली तारों में फंसकर उन्हें तोड़ दिया था और फिर चटक कर आवाजें उन्हें रस्सियों के टूटने से पैदा हुई थी। और फिर ब्राउन ने खुद ही हमाकत की थी कि दोनों बार पहले से मुख्तलिफ सिमतों में ज़रबे लगाई थी। इस तरह दोनों साइडों से रस्सियां टूट गई और अब ब्लैक जीरो किसी भी लम्हे एक जोरदार झटके से आज़ाद हो सकता था। बताओ बोलो, ब्राउन ने यक लख चीखते हुए तीसरा वार करना चाहा, लेकिन अभी इसका कोड़ा पिज़्ज़ा में ही तक एक लख ब्लैक जीरो के जिस्म ने ऊपर की तरफ एक जोरदार झटका लिया और इस बार कोड़ा पूरी कुव्वत से कुर्सी के बाजू से टकराया, क्योंकि ब्लैक जीरो के जिस्म एक लम्हा पहले पिज़्ज़ा में उछलकर कुर्सी से जुड़ चुका था। और फिर इससे पहले कि ब्राउन कोड़े को वापस खींचता, ब्लैक जीरो उल्टा हुआ पूरी कुव्वत से इसके जिस्म से टकराया और ब्राउन चीखता हुआ उछलकर पीछे की तरफ गया। लेकिन ब्लैक जीरो के कदम जमीन पर जम गए। इसने इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर आखिरी लम्हात में अपने जिस्म पर कंट्रोल कर लिया था। चुनांचे इसके कदम तो जमीन पर जम गए, जबकि इसका ऊपर वाला जिस्म पूरी कुव्वत से ब्राउन से टकराया था। और इसके साथ ही ब्लैक जीरो ने कोड़ा एक झटके से ब्राउन के हाथ से छीन लिया था। ब्राउन ने उछलकर जरा सा पीछे खड़े हुए मार्कर से टकराया और दोनों एक दूसरे से टकरा कर पीछे गिरे थे। ये सारा खेल पलक झपकने में मुकम्मल हो चुका था। ब्लैक जीरो ने कोड़ा चिपते ही पूरी कुव्वत से लहराया और कमरा इन दो मशीन गन बरादरों के चूखों से गूंज उठा, जो हैरत से बुत बने खड़े थे। इनमें से एक को तो कोड़े की ज़रब खाकर बुरी तरह उछलकर दूसरे पर गिरा था और इसके हाथ से मशीन गन निकलकर दूर जा गिरी थी, लेकिन दूसरे ने नीचे गिरते हुए मशीन गन का ट्रिगर दबाया था। लेकिन ब्लैक जीरो इंतहाई बरकरारी से सेट पर हटा और इसका हाथ एक बार फिर बिजली के कुंदे की तरह हरकत में आ, और इस बार कोड़ा बर्क रफ्तारी से घूमता हुआ दूसरे मशीन गन बरादर के हाथ और जिस्म पर पड़ा और वो भी चीखता हुआ फर्श पर बुरी तरह पड़कने लगा। इस बार मशीन गन भी इसके हाथों से निकल गई थी और ब्लैक जीरो ने उछलकर एक बार फिर कोड़ा लहराया और इसके बाद इसका निशाना ब्राउन और मार्कर थे, जो इस दौरान उठने में कामयाब हो चुके थे। लेकिन इस लम्हे एक मशीन गन बरादर का पलकता हुआ जिस्म ब्लैक जीरो के टांगों से टकराया और ब्लैक जीरो के इख्तियार ललकारा कर नीचे गिरे, लेकिन इसका लहराता हुआ कोड़ा पूरी कुव्वत से इस आदमी के जिस्म से टकराया जो अब उठने की कोशिश कर रहा था। और ब्लैक जीरो नीचे गिरते एक लख कलाबाजी कर उठा, लेकिन कलाबाजी करने की वजह से इसकी ब्राउन और मार्कर के दरमियान खासा फासला पैदा हो गया था और इस लम्हे ब्राउन और मार्कर ने छलांगे लगाए और वो दोनों बिजली की सी तेजी से दरवाजे पर जा गिरे। ब्लैक जीरो ने एक मशीन गन की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि अब वो कोड़े की मदद से उन्हें रोक न सकता था। और फिर इसने इंतहाई बरकरारी का मुजाहिरा करते हुए मशीन गन को उठाकर फायर खोल दिया, लेकिन गोलियां खुले दरवाजे के दूसरी तरफ राहदारी की दीवार से टकराई, क्योंकि एक सेकंड पहले मार्कर और ब्राउन दरवाजे से निकल कर मुड़ चुके थे। और ब्लैक जीरो ने एक लख्त हाथ घुमाया और मशीन गन की तरफ झपटाई। आदमी की दूसरे आदमी का जिस्म ब्रस्ट की जद में आकर किसी गेंद की तरह उछला और फर्श पर गिर गए। ब्लैक जीरो इसी तरह गोलियां बरसाता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि इसे एक लख्त बाहर से गोलियां चलने की तेज आवाज सुनाई। ये आवाज़ें कुछ फासले पर सुनाई दे रही थी और ब्लैक जीरो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला, उसने देखा कि वो एक राहदारी में है जिसकी इख्तिताम पर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। इस लम्हे उस दौर से सफदर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो तनवीर को आवाज़ दे रहा था और ब्लैक जीरो ने हॉर्न भेज लिए। इसका मतलब था कि ऊपर सीक्रेट सर्विस के अरकान पहुंच चुके थे और ब्लैक जीरो अब वाकई पंच गया था। वो इस हालत में सीक्रेट सर्विस के मेंबरान के सामने न जा सकता था। उसने तेजी से नजरें घुमाई और फिर दूर से उसे राहदारी की दूसरी तरफ एक दरवाजा नजर आया जो खुला हुआ था। वो तेजी से भागता हुआ इधर बढ़ा और फिर वो दरवाजे की दूसरी तरफ बनी हुई सुरंग में दौड़ता गया। इसने मशीन गन की ट्रिगर से हाथ हटा लिया था। सुरंग की घूमती हुई एक बार फिर सीढ़ी ऊपर खत्म हो गई।
इन सीढ़ी के ऊपर मौजूद दरवाजा भी खुला हुआ था और ब्लैक जीरो इंतहाई तेज रफ्तारी से सीढ़ियाँ पलांगता हुआ जब ऊपर पहुंचा तो एक कमरे में था। इस लम्हे उसे कुछ फासले पर कार स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी तो वो तेजी से दौड़ता इस कमरे के मुखालिफ दरवाजे से निकल कर राहदारी में आया तो एक छोटी सी गिलिर से होता हुआ बरामदे में दाएं तरफ मुड़ते देखा। वो भागता हुआ फाटक की इस तरफ बढ़ा और फिर एक तवील सांस लेकर रुक गया क्योंकि बाहर सड़क वीरान पड़ी थी। ब्लैक जीरो तेजी से वापस मुड़ा और फिर उसे बरामदे की साइड में मौजूद एक हेवी मोटरसाइकिल नजर आ गया। वो बिजली की स्पीड से उस मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। उसने मशीन गन की नाल की जरब लगाकर उसका स्विच ही तोड़ दिया और फिर उसने टूटे हुए स्विच में से बाहर को झपटा। फिर उस टूटे हुए स्विच में से बाहर को जानती वो मुख्तलिफ बटनों की तरह एक झटके से खींच कर इनकी सरें आपस में जोड़ दिया और फिर उछल कर मोटरसाइकिल पर बैठा और किक लगा दी। दूसरे लम्हे मोटरसाइकिल का इंजन स्टार्ट हो गया। ब्लैक जीरो ने मशीन गन को अपने सामने तरचा करके रखा और मोटरसाइकिल को मोड़कर इसने गियर बदला और पूरी कुव्वत से एक्सीलेटर घुमा दिया। मोटरसाइकिल कमान से निकलने वाले तीर की तरह फाटक की तरफ बढ़ गया। बाहर निकलकर इसने मोटरसाइकिल इसी तरफ मोड़ दिया जिधर वो सियाह रंग की कार गई थी।